हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास गेस्ट जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और इनका नाम है अशोक लवासा जी। अशोक लवासा जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। आई नो यू बीन थैंक वेरी यू। बिजी, लेकिन टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन ही सिर्फ चर्चा में है, मेरे ख्याल से इतने सालों में कभी इलेक्शन कमीशन पे इतनी बातचीत या उनके कंडक्ट पे इतनी बातचीत नहीं हुई। सर, आपने खुद वहां पर सर्व किया है, खासतौर पे 2019 और 20 के टाइम में, और आपने एक लोकसभा इलेक्शन भी देखा है 2019 का। तो सर, मैं आज का जो हमारा डिस्कशन है, मैं मेनली वहीं से शुरू करूंगी कि ये जो हिस्टोरिक इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और हम सब ने देखा, बहुत सारी चर्चा हुई। सर, पहले आप अपनी राय दीजिए इस पर। आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन कमीशन के पीसी पर? देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और दूसरी बात ये है कि मैंने ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं देखा, लेकिन कुछ एक्सर्प्ट्स देखे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं जो अखबारों में या यूट्यूब पे या बाकी जरिए से आई है, वो मैंने देखी है। तो ऐसे माहौल में जब इतना बड़ा एक इलेक्शन कमीशन ने बेड़ा उठाया है प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का, और बिहार में जहां इलेक्शंस बिल्कुल इमिनेंट हैं, वहां पर इसकी शुरुआत की है, तो मुझे ये लगता था कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करते वक्त इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातें जनता तक पहुंचाएगा। लेकिन वो किसी वजह से उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी मंशा एसआईआर के बारे में जताई। लेकिन जितने विवाद और सवाल लोगों के मन में पैदा हुए, जितने शक लोगों के मन में पैदा हुए, उससे ऐसा लगता था कि इन सब चीजों का जवाब देना अति आवश्यक है। और लोगों ने भी ये महसूस किया कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी सवालों का जवाब देना उचित है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और बहुत एक्सपेक्टेशंस लोगों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से थी। एक बात मैं इससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज तक जो इलेक्शन कमीशन का रिश्ता मीडिया से रहा है, वो बड़ा सौहार्दपूर्ण और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन हमेशा ये समझता है कि मीडिया जनता की आवाज उन तक पहुंचाता है और उनकी बातें जनता तक पहुंचाने में एक बड़ा रचनात्मक योगदान करता है। और हमेशा जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इलेक्शन कमीशन के देखे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ये जरूर कहता है कि मीडिया इज आवर फ्रेंड। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रतिक्रियाएं आई, उससे ऐसा लगा कि सब सवालों का जवाब संतोषजनक ढंग से लोगों को नहीं मिला। और उसकी हो सकता है एक कारण ये रहा हो कि जो सवाल, पांच पांच सवाल एक साथ बंच कर दिए और उनका जवाब देने की जो कोशिश की गई, उसमें कुछ सवाल शायद छूट गए, या वो इतने जटिल थे कि उनका जवाब संतोषजनक ढंग से नहीं मिला। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑन द होल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो दिमाग में जो लोगों के शक शुबा था, वो सारा साफ हुआ नहीं। या और और बढ़ गया? हाँ, मतलब सर, क्योंकि जो जनता की राय जिस तरह से सर हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि आपने आंसर मतलब जो नहीं मिले लोगों के मन में, अब जब नहीं मिलते तो और सवाल उठ गए। तो आपका क्या कहना है कि खासतौर पे इस तरह के जवाब की सीसीटीवी फुटेज में माँ बहन महिलाओं के फुटेज नहीं देते? तो इस तरह के कमेंट्स खासतौर पे जो मतलब आज हाँ, के। मैं ये समझता हूँ कि एक हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि इलेक्शन कमीशन हर मुद्दों को तथ्यों के और तर्कों के आधार पर जवाब देता है हमेशा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे ऐसा लगा कि एक किस्म का इमोशनल रिस्पॉन्स ज्यादा है, पैशनेट रिस्पॉन्स ज्यादा है।
जब आपको ये लगता है कि हमारी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, या लोग शायद अनावश्यक सवाल पूछ रहे हैं, तो कई बार ऐसी प्रतिक्रिया अथॉरिटीज की तरफ से आती है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है पूनम के इलेक्शन कमीशन का दर्जा इतना ऊंचा है, संवैधानिक एक संस्था है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा सिचुएशन होना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन कभी ये सोचे कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमसे सवाल कर रहे हैं, वो हमसे कोई अ, हम उनसे उनको कोई एजिटेशन है हमसे, या हमको डिस्टेबलाइज करने के लिए, या हमारे मोटिव्स को क्वेश्चन करने के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लगा जिन जो क्वेश्चनर्स थे कि उनके जवाबों के उत्तर नहीं मिले, शायद उत्तेजना पूर्वक कोई प्रतिक्रियाएं आई जो लोगों को अचरज में डाल गई कि भाई ऐसा इलेक्शन कमीशन पहले नहीं करता। तो ये सब बातें हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए कि क्या इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको फायदा हुआ है, क्या वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। जितनी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, अखबारों में या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उससे ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस लोगों को हुआ। सर, अगर मैं एक दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूं, जैसे कि दो स्टेटमेंट जो लोगों के साथ रह गए, जो कि मैंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज वो नहीं शेयर करना चाहते क्योंकि महिलाओं की फोटोज होती हैं। तो सर, इस तरह का स्टेटमेंट देना, मतलब आप सर आपने सर्व किया है इलेक्शन कमीशन में, आप भी जानते हैं फंक्शनिंग कैसी है, सीसीटीवी कहाँ कहाँ लगते हैं। सर, पोलिंग बूथ पे नहीं होता, स्टोर रूम में होता है, वो भी सीसीटीवी फुटेजेस हम मांगते हैं। और आरटीआई में फिर रूल्स में भी चेंजेस करके वो भी उन्होंने कहा है कि हर तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते। तो इस तरह का स्टेटमेंट देना, क्या ये डिफेंसिव स्टेटमेंट था उनका कि हम नहीं देना चाहते, अब उससे और सवाल उठ रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की स्टेटमेंट में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपके पास सॉलिड रीजन है कि हम, ठोस वजह है कि हम जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो वो जो ठोस बातें हैं वो आप बताइए कि इस वजह से हम नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन ये तर्क देना कि क्योंकि उसमें बहू बेटियां या माताएं बहनें वहाँ अपना वोट देती हैं, तो वो जो प्राइवेसी की जहां तक बात है, वो तो हर वोटर पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी के वोटर को ज्यादा प्राइवेसी पुरुषों है। के लिए भी लागू होता है, मतलब उनकी भी प्रिवेसी है। जी, जी। और जहां तक स्पेसिफिक वोटिंग का प्रश्न है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीसीटीवी फुटेज दरअसल ये कैप्चर करता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। तो वो तो प्राइवेसी का मामला समझ में आता है कि भाई आप ये किसी को कंपेल नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं जाहिर कर सकते कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन कितने लोग वोट देने आते हैं, वो लाइनों में खड़े रहते हैं, बाहर अपनी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं, पोलिंग एजेंट्स के पास जाके अपना स्लिप लेते हैं, वो तो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, और उस मीडिया भी उसको कवर करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा वर्ग विशेष है जिसको हमको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। सर, दूसरा एक स्पेसिफिक चीज जो कि कंट्रोवर्सी में रही है कि कंप्यूटर रीडेबल फाइल्स जो सर्चेबल हो, वो उस पर उनका कहना है कि वो सर्चेबल बनाकर फोटो इधर से उधर पेस्ट कर देंगे एंड टैम्पर कर देंगे वोटर लिस्ट के साथ। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह के प्रोसेस पे क्या करता है? देखिए पूनम, ये तो इलेक्शन कमीशन हमेशा थोड़ा कॉशस इस बात से रहा है कि जो भी डेटा हम डिसेमिनेट करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी को भी मुहैया कराते हैं, वो डेटा मैनिपुलेट ना हो। और ये वाजिब एक अप्रिहेंशन भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब ये फैसला हुआ कि भाई हम मशीन रीडेबल नहीं देंगे, तब इसकी शायद वजह यही थी कि हमारे डेटा को कोई मैनिपुलेट नहीं करे। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है,
और लोगों का फेमिलियराइजेशन टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा हो गया है, इंटरनेट सर्च, वेब सर्च, ये सब लोग करके सहूलियत के लिए अपनी करते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि जो हर इंसान जो सर्च कर रहा है वो कोई मैनिपुलेशन या शरारत की वजह से सर्च कर रहा है। लेकिन दूसरी चीज मैं इसमें एक और शायद सुझाव के तरीके से देना चाहता हूँ कि इस चीज के बारे में विचार करना चाहिए कि जो इलेक्टोरल रोल का डेटा है उसका ऑथेंटिक वर्जन जो है वो हमेशा वही रहेगा जो इलेक्शन कमीशन की कस्टडी में है। अगर आप डेटा एज पर रूल्स या एज पर रिक्वेस्ट किसी को देते हैं, और वो चाहे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में भी हो, लेकिन उसमें भी ये एक कैविएट हो सकता है हर जगह कि भाई जब वेरिफिकेशन की बात आएगी या सत्यापन की बात आएगी तो केवल वही इलेक्टोरल रोल सच माना जाएगा जो इलेक्शन कमीशन की कस्टडी में है। करेक्ट। तो तो मुझे लगता है इसके बारे में विचार करना चाहिए। और इस किस्म की एनालिसिस तो लोग करते हैं, कई लोग मोटिवेटेड ढंग से करते हैं, कई लोग इसको कमर्शलाइज करने के लिए करते हैं। लेकिन अब आजकल के माहौल में उसको आप कितना रोक सकते हैं ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, ये जरूर आप अपने डॉक्यूमेंट को या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दे रहे हैं उसमें कितनी प्रोटेक्शन डाल सकते हैं वो टेक्नोलॉजी के जरिए आप। और साथ में ये एक रखिए केवियट कि भाई किसी भी वर्जन को अगर कंट्रोवर्सी होगी केवल वही वर्जन सच माना जाएगा जो हमारे पास सर, एक सेंटेंस सबके जहन में बैठ गया है, वो है कि या तो आप 7 दिन में हलफनामा दीजिए या आप इस्तीफा दीजिए, आई मीन सॉरी अपोलोजाइज करिए। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ने करा, एंड आई वुडंट रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग दैट कि ये थोड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट था। और ये सबको पता है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, बट उन सबको पता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए था। तो वो सर ये वोट चोरी वाले मुद्दे पर ये जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा, तो उस पे सबसे बड़ा सवाल है कि ओथ लेकर देना क्या जरूरी है इलेक्शन कमीशन में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को? अ, देखिए, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है, और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जिस रूल को अप्लाई किया गया है, रूल 23B, मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है। लेकिन अगर किसी भी लीगल ढंग से आप स्ट्रेच करके उसको अप्लाई भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति, वो किसी भी ओहदे का या दर्जे का हो, ये अलग है, आपके सामने एक ऐसी बुनियादी बात रख रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल के आप कस्टोडियन हैं, उस इलेक्टोरल रोल में इस किस्म की इरेगुलरिटीज हमने ऑब्जर्व की हैं। तो अब इसको, इस समस्या को डील करने के दो तीन अलग अलग तरीके हैं। पहली बात तो यह है कि आपको जो शिकायत करता है उसके मोटिव पे नहीं जाना चाहिए, वो तथ्य क्या रख रहा है आपके सामने उसको देखना चाहिए। करेक्ट। मोटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि क्या वो आपकी प्रणाली में कोई त्रुटि आपके सामने रख रहा है या वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, ये भी एक अलग बात है। तो अगर आप ये समझे कि नहीं नहीं ये हर शिकायत मेरे ऊपर इल्जाम है, तब आप उसको अलग तरीके से डील करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि भाई इतना बड़ा जो तंत्र मैं चला रहा हूँ इलेक्शन कमीशन, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई खामियां, इरेगुलरिटी जानबूझ के या अनजाने में अगर हो गई है और वो मेरी नोटिस में कोई लेके आ रहा है, तो मैं पहले तसल्ली तो करूं कि ये बात सही भी है या नहीं। तो ये मुझे लगता है कि हर एक सार्वजनिक संस्था, जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी डिस्क्रिपेंसी, एबेरेशन, इरेगुलरिटी, मैनिपुलेशन, कोई भी चीज आपके सामने रख रहा है तो आपको उसको गंभीरता से उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो सर ये आपके हिसाब से इन्हें क्या करना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जब से हुआ है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टेप, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में ये चीज आई नहीं है। तो इस सिचुएशन में अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहे हैं और राहुल गांधी ऑफ कोर्स वो तो देना देंगे नहीं एफिडेविट। तो
इसमें जो ओवरऑल मुझे समझ आ रहा है, नुकसान तो जनता का ही हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहा है यहाँ पर। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई इसके बारे में तहकीकात की है या नहीं की। ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये बात आई नहीं। नहीं। लेकिन एक चीज तो है कि जिसको प्रमाणित किया जा सकता है, जिसको परखा जा सकता है, कि ये जो एनालिसिस सामने आया है, ये शायद उस वक्त के इलेक्टोरल रोल का एनालिसिस है जब इलेक्शन हुए थे कर्नाटक में, या जनरल असेंबली इलेक्शन। इलेक्शन, हाँ। जी जी। लोकसभा में, लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा में जी। तो जो मौजूदा इलेक्टोरल रोल है उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, क्योंकि उसके बाद भी वहां पर कोई अपडेशन जरूर हुआ होगा, कोई डिलीशंस हुए होंगे, कभी रिवीजन एनुअल जो होता है वो हुआ होगा। तो क्या ये एबेरेशंस, डिस्क्रिपेंसीज अभी भी उस मौजूदा इलेक्टोरल रोल में हैं या नहीं है, ये चीज तो देखी जा सकती है हमेशा। और अगर आप एक लहजे से ये माने भी कि भाई वो रोल तो वो इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ, अब हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, और ना कोई हम उस इलेक्शन की प्रक्रिया को देख सकते हैं, ना इलेक्टोरल रोल जो एक बार लीगली फाइनलिटी अटेन कर चुका है हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो वो एक नजरिया है या एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि जो वर्तमान इलेक्टोरल रोल है, क्या उसमें ये खामियां हैं अभी भी? इसको तो परखा जरूर जा सकता है। सर, एक्चुअली ये जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक चीज जो जनता भी जानना चाहेगी, अगर आप थोड़ा प्रिसाइसली बता दें कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर कैसे होता है। जो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि हमारे तो सिर्फ 800 फुल टाइम मेंबर्स हैं, विच आई अंडरस्टैंड, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में डेपुटेशन पे होते हैं। तो वो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीएम का वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने में। तो सर, ये वोटर लिस्ट प्रिपेयर कैसे होता है? इतनी सारी जो गड़बड़ियां हमें दिखी हैं, वो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि वोटर लिस्ट एक आप कंटिन्यूअस या कंटिन्यूइंग डॉक्यूमेंट है। बहुत कम ऐसी जगह है, जैसे इस वक्त बिहार में हो रहा है, कि आप बिल्कुल क्लीन स्लेट पे नई वोटर लिस्ट बनाएं। हम्म। हालांकि इसमें भी मैं समझता हूं कि एक जो कमी मुझे नजर आई है अमंग वेरियस अदर डेफिशिएंसीज, वो ये कि जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को डाउनलोड करके आप फॉर्म में, प्री फिल्ड फॉर्म भर के, और इलेक्टर्स को दे रहे हैं कि आप इसको दस्तखत करके वापस दे दीजिए। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर अगर कोई गलती है तो क्या इलेक्टर उसको सुधार सकता है, या वो बीएलओ भी। वेरी वैलिड पॉइंट, तो एग्जैक्टली। क्या बीएलओ भी उसको सुधार सकता है? अगर जो 24 जून के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको माना जाए, तो उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि या इलेक्टर या बीएलओ या कोई और अधिकारी उसकी उसको सही कर सके, जब तक कि करेक्शन की एप्लीकेशन नहीं आई है। तो अगर वो सारे 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म भर के वो उसी डेटा के बेसिस पे वापस आ गए इलेक्शन कमीशन के पास, तो उनमें जो एरर्स पुरानी थी वो तो इनहेरिट हो जाएंगे। करेक्ट। खैर, बात आपकी ये थी कि भाई इलेक्टरल रोल्स को बनाने में, ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन की जो परमानेंट स्टाफ है वो बहुत कम है। ये बताया गया कि 800 लोग अब हैं, पहले 500-600 लोग हुआ करते थे। लेकिन इतना बड़ा तंत्र, 99 करोड़ वोटर्स का रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूअस अपडेशन करना, ये एक स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की होती है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन सब चीजों को सुपरवाइज करता है, जैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस की जिम्मेदारी कानूनी दृष्टि से रिटर्निंग ऑफिसर की है। रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर करता है, उस स्टेज पर उसकी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल का जो डायरेक्शन का उत्तरदायित्व है, उसमें देखिए इलेक्शन कमीशन को कभी ये नहीं समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि शिकायत आई, तो इतने लाखों लोग फील्ड में जो काम कर रहे हैं, ये शिकायत उनके अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट नहीं है। तो हाँ। यहां पर भी किसी बीएलओ ने जो डेटा एंट्री की है, या एईआरओ ने फैसला किया है, ईआरओ ने फैसला किया है,
हो सकता है उनकी कमी है और वो कमी आपको दिखाई जा रही है। तो आप इस पोजीशन पे हैं, इस एलिवेटेड सुपरवाइजरी पोजीशन पे हैं कि आप उसमें दखल अंदाजी या तहकीकात कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन खुद कुछ नहीं करता, हमेशा फील्ड स्टाफ है। आपको तो मालूम ही है कि जैसे जब इलेक्शन होते हैं 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनते हैं, उसमें 1.5 करोड़ के करीब लोग लगते हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो निभाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक मॉनिटर है और उसकी पोजीशन इतनी ऊंची है कि जो शिकायतें हैं उसको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये शिकायत मेरे खिलाफ है। उनको ये समझना चाहिए कि आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड, प्लीज लुक इनटू इट। करेक्ट। तो सर इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो कंप्लेंट आई है, अब राहुल गांधी ने क्लेम्स बहुत सारे किए, हमें नहीं पता कितने सही कितने गलत है। हालांकि जो 5 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे उसमें से एक दो मैंने चेक किया तो निकला वो फैक्ट चेक में कि सही था। बट द पॉइंट इज सर कि अब ये जो सिचुएशन आके खड़ा हो गया यहाँ से, हाउ डू यू थिंक दैट कि ये चीजें मूव करेंगी? क्योंकि एक तो ये मतलब एकदम लॉगर हेड्स पे आ गए हैं, इलेक्शन कमीशन हो और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज, आपने भी देखा जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था। तो सर इसका अब क्या निवारण है अगर हम कहें ये वोट चोरी वाला जो क्लेम है? क्योंकि लोगों के मन में तो शक आ गया है, आपने ठीक कहा कि इलेक्शन कमीशन शुड लुक इनटू इट और पर्सनली नहीं लेना चाहिए। तो इसमें अब क्या आगे होना चाहिए? अगर आप उनकी पोजीशन में होते तो आप क्या करते इस पर? नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत पेचीदा किस्म का कोई समाधान है। इसमें साफ गोई ज्यादा जरूरी है। आप जो भी बात आपके सामने लाई गई है उसमें इंक्वायरी करिए, और जो बातें आपने जांच के जरिए पाई उनको जग जाहिर करिए कि दिस इज व्हाट आवर फाइंडिंग इज। इट इज पॉसिबल दैट the complainant is not satisfied. It is even possible that many people may not be satisfied. But सवाल यह है पूनम कि इस इस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसी संस्था की है जो इलेक्टरल रोल की मालिक है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी कंप्लेनेंट अपनी दृष्टिकोण से शिकायत करता है, दूसरी पार्टी कुछ और कहेगी, कहते रहेंगे लोग, लेकिन उसको कंक्लूसिवली तो इलेक्शन कमीशन को ही इस्टेब्लिश करना है कि दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अस देयर फैक्ट्स आर। यू ब्रिंग इट बिफोर द पीपल। इफ देयर आर डिस्क्रिपेंसीज विच यू हैव डिस्कवर्ड, आई थिंक यू शुड एडमिट कि हाँ जी ये कमियां हैं और हम इसको दूर करेंगे। मिसाल के तौर पर जब ये बात सामने आई कि दो वोटर्स के पास सेम एपिक नंबर है, फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ने ये बात कही थी। The CEC was gracious enough to say that yes, I will set right the system in 3 months, Yeah, true. right? So these incidents which are brought to your attention, they could be pointers for undertaking systemic reform. सर आई नो इट्स अ बिट ऑफ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्यों जनता के मन में बायसनेस वाली बात आ रही है इलेक्शन कमीशन को लेकर? क्योंकि आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया था कि आप एक से तो हलफनामा मांग रहे हैं और दूसरे ने सेम बात कही, इनफैक्ट और भी कॉन्स्टिट्युएंसीज के लिए कहा, नॉट जस्ट फॉर वन। तो आपने उनसे तो ना कोई नोटिस भेजा ना हलफनामा मांग रहे हैं। तो ये जो बायसनेस है सर, देखिए सर, ये इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम सब जानते हैं, आप तो सर्व कर चुके हैं वहां पर। ये बायसनेस इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज उनका काम है एम्पायर का। तो अगर एम्पायर एक पार्टी को फेवर करे जो फील्ड पे हर एक की तरफ ना रहे, तो लोग तो बोलेंगे ना कि फेयर नहीं है गेम। सो सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट किया उन्होंने, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? पूनम देखिए, ये बात के सब लोग आपकी कि ये फैसले से निर्णय से सेटिस्फाई होंगे, ये तो बहुत कठिन है। जब कोर्ट भी कोई फैसला करती है तो एक पार्टी नाराज रहती है, एक पार्टी सेटिस्फाइड रहती है। लेकिन
संवैधानिक पद पे जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनकी एक्सपेक्टेशन उनसे दरकार ये होती है कि जो कानूनी दृष्टि से सही चीज है वो ही वो करेंगे। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियंसी की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाते हैं कि भाई ये समय अप्रोप्रिएट नहीं है बेस्ट डिसीजन लेने का, तो सेकंड बेस्ट डिसीजन ले लीजिए। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हैं तो आपकी जो किताब है उसके हिसाब से चलना चाहिए, एक बात। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का इससे भी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो आपने ये बार बार हमेशा कहा है इस बात को, लेवल प्लेइंग तो फील्ड। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप रेफरी हैं, आप ये नहीं कर सकते कि भाई एक टीम को फेवर किया दूसरी को नहीं किया, एक प्लेयर को आपने ये समझा कि ये बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी है, इसके खिलाफ मैं अगर कुछ करूंगा तो स्पेक्टेटर्स नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे उसके खेल को देखने से। वो अब चीज एकदम ऑब्वियस सी बात हो गई है अब थोड़ी सी। नहीं, नहीं तो अब सवाल सिर्फ यही है कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो है ये एक बहुत बड़ा इलाज है सारी चीजों का इन पब्लिक लाइफ। जैसे अब क्योंकि हम अंपायरिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप क्रिकेट का एग्जांपल लें तो 20-25 साल पहले तो मैच होते थे, कोई देखने जाता था नहीं जाता था, कोई रेडियो में कमेंट्री सुनते थे, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, तो हमको पता ही नहीं चलता था कि भाई जो फैसले हो रहे हैं वो ठीक है नहीं है। लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ, थर्ड एम्पायर लगना शुरू हुआ, फिर डिसीजन रिव्यू सिस्टम शुरू हो गया। डिसीजन रिव्यू सिस्टम को आप बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं कि भाई जो थर्ड एम्पायर देख रहा है वो आप भी देख लो, हम्म। करेक्ट। और उसके बाद फैसला तो थर्ड एम्पायर ही करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं जो थर्ड एम्पायर को अवेलेबल है, तो आप अपना निर्णय कर लो कि थर्ड एम्पायर ने सही किया या गलत किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक थर्ड एम्पायर के ऊपर इतना जबरदस्त प्रेशर डालता है कि भाई आई एम बीइंग वॉच्ड बाय मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, दे विल जज whether the decision I am taking is correct or not. So that's why it is very important to be as transparent as you can. And you may like it or not, it may not be a very happy situation to be in, but you have to appear to be impartial for all the players. That is your responsibility. सर ये जो आरटीआई पे मैं भी खुद भी लगाती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो लगाते हैं आरटीआई, ये बार बार ये कहते हैं सूचना नहीं दी जा सकती, ये शेयर नहीं किया जा सकता। सर पब्लिक के लिए आप थोड़ा सा मेरे लिए भी क्लैरिटी के लिए, कि इलेक्शन कमीशन ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल आ सकता है? क्या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होता है या कोई ऐसी चीजें जो उन्हें शेयर नहीं करनी चाहिए? अब ये तो सिचुएशन स्पेसिफिक बात है, बट अन्यथा अन्यथा जनरली अगर हम कहें कि इलेक्शन से रिलेटेड हो, पोलिंग बूथ से रिलेटेड हो या पोलिंग से रिलेटेड मैटर हो, तो उस तरह के दस्तावेज को नहीं शेयर करना, क्या ये चीज सवाल नहीं खड़ा करता ट्रांसपेरेंसी के ऊपर? नहीं, पूनम बिल्कुल आपका जो सवाल है वो वाजिब है, लेकिन क्योंकि हम एक कानून के तहत इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो जहां तक वो कानून परमिट करता है किसी की प्राइवेसी या इतना अनवील्डी इंफॉर्मेशन है या आपके पास नहीं है, तो वहां तो आप ले सकते हैं ये एक्सक्यूज, या इवन नेशनल सिक्योरिटी इज अ वैलिड रीजन। हम्म। लेकिन ये चीज हर स्पेसिफिक केस में डिसाइड की जाएगी कि भाई इसमें कारण एग्जिस्ट करते हैं कि हम नई इंफॉर्मेशन दें। अब आप कह रही हैं कि जैसे जैसे इलेक्टर्स डेटा है, किसी भी इलेक्टर का डेटा क्या आप पब्लिक करना चाहेंगे, उनके पर्सनल डिटेल्स? अब वो जो डेटा प्राइवेसी या पर्सनल प्राइवेसी का जो दायरा है उसमें आपको रहना पड़ेगा। तो ऐसे, और जो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है
वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में या जो उसके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के रूल्स हैं उनमें दिया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट शेयर किया जाना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं शेयर किया जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं। सर जैसे मैं एक स्पेसिफिक बोलना चाहती, फॉर्म 17C जो मतलब जिससे पोल कितने वोट गिरे उस तरह के डेटा फॉर्म को नहीं शेयर कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में, या सीसीटीवी फुटेज, तो उस तरह के इश्यूज को लेकर भी हमेशा से इलेक्शन कमीशन एक कंट्रोवर्सी में रहा है। खैर वो मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में है सर, तो उसमें जाने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो उनका जवाब हमें भी पता है कि नहीं देना चाहते वो इस पर्टिकुलर नहीं टॉपिक। नहीं नहीं पूनम, सॉरी, मैं थोड़ा सा आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता। वो फॉर्म 17 तो दिया जाता है एजेंट्स को, तो ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक से शेयर नहीं करना चाहते। आपका सवाल ये है कि क्या वो वेबसाइट पे वेबसाइट डाल। पे हाँ अपलोड करना चाहिए। जी जी, वो है मेन सवाल, तो तो क्योंकि वो पोलिंग एजेंट तक तो जाता है, जी पब्लिक जी, तक नहीं आ पाता तो वैसे। ऐसा नहीं है कि इट्स अ कॉन्फिडेंशियल हाँ डॉक्यूमेंट, हाँ। but whether it should be uploaded or not, whether those 1 million odd Form 17Cs should be available on the website, अगर वो आप अपलोड कर देंगे उससे कोई फायदा होगा नहीं होगा, ये मतलब इश्यूज हैं जिसके बारे में डिबेट की जा सकती है। राइट। लेकिन हाँ, लेकिन वी कैनॉट रीच द कंक्लूजन के ईसीआई छुपाना चाहता है कुछ। करेक्ट। सर बिहार SIR पे मैं पहले आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो क्लीन स्लेट करके और इतनी कंट्रोवर्सी, और ये भी हिस्टोरिक इवेंट ही है हमारे लिए, जितना सुप्रीम कोर्ट में भी जितना डिस्कशन हुआ, पेटिशनर्स का कहना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ अभी कोर्ट में तो नहीं कहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? इट्स अ बिग एक्सरसाइज, शॉर्ट पीरियड, और जैसे आपने कहा कि 800 लोग इनके अपने और बाकी डेपुटेशन पे हैं इलेक्शन कमीशन के पास। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? नहीं, इसमें तो देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करना बहुत अच्छी बात है, जरूर करिए, सही वक्त पर और एडिक्वेट उपयुक्त समय देकर इसको किया जाना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से नई एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा इस एसआईआर में ये बात हुई कि 2003 में जो सिस्टम फॉलो किया गया था, जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था, और इस बार हम फॉलो कर रहे हैं, वो फर्क है। तो ये क्यों फर्क है, आप क्या इससे अचीव करना चाहते हैं, अगर ये ओपनली डिबेट करके लोगों को बताएं, उनको तैयार करें, उनको कहें कि देखिए हम आपको 5 महीने का 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम जब रोल रिवाइज करेंगे तो आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमको ये चीज देंगे, तो देन पीपल हैव टाइम। क्योंकि देखिए, प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल is not like a surprise check or a surprise raid that you're conducting on somebody, कि नहीं नहीं मैं तो अचानक आ गया और आज सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा नहीं है। ये तो एक इतनी इलेबोरेट प्रणाली है और ऑनगोइंग प्रोसेस है कि इसमें सुधार भी होते रहेंगे, लेकिन मिनिमम इनकन्वीनियंस टू द इलेक्टर्स, ये आज तक सिद्धांत हमेशा रहा है। तो क्वेश्चन इस तो डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा है कि आपने वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स है, ऑनेस्टली मेरे पास भी सिर्फ दो ही होंगे उन 11 में से। नहीं, वो इट इज पार्ट ऑफ दैट कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस दैट वी आर कॉजिंग, क्योंकि यू आर डीलिंग विद इलेक्टर्स जो आपका ड्यू प्रोसेस फॉलो करके आपके रोल में आ चुके हैं। कोई 2 साल से होगा, कोई 20 साल से होगा, कोई 50 साल से होगा। तो लेकिन फॉलो तो प्रोसीजर एक ही किया है। 2003 से पहले वालों ने भी वही प्रोसेस फॉलो किया है, बाद में भी वही फॉलो किया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई गलत तरीके से नहीं घुसा होगा, हो सकता है, लेकिन दैट इज एन एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन को डील करने के लिए प्रोविजंस हैं आपके पास। तो अगर आप कोई वो कुछ केसेस को डील करना चाहते हैं, एक्सेप्शंस को, तो ऐसी प्रणाली मत इख्तियार करिए या इजाद करिए जिससे सब लोगों को इनकन्वीनियंस हो। और मैंने कई बार कहा है, मैं दोबारा ये कहता हूं कि थियोरेटिकली स्पीकिंग इस सिस्टम में ये पॉसिबल है कि अगर मैं 1951 से लेके उन 2025 तक आपके इलेक्टोरल रोल में रहा हूं और मैंने आपका एन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके या अंगूठा लगा के आपको वापस नहीं दिया है, तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कोई जस्टिफाइड तो नहीं है। करेक्ट।
तो सर ये जो अब जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट अभी जो डेटा मतलब ऑर्डर आया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, मतलब अभी क्या है ना, ये एकदम खिचड़ी बन चुकी है, अभी इतने सारे हियरिंग्स हो गए। बट एसआईआर पे एक जो लेटेस्ट आया है कि आधार कार्ड भी आप एक्सेप्ट करें, और स्पेशली फॉर 65 डिलीटेड वोटर्स। और अभी जो सिचुएशन है, आपको क्या लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे बिहार एसआईआर जो ये जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया कंडक्ट करना चाह रहे थे, क्या वो वहां तक पहुंच पाए हैं, या एक्चुअली में ज्यादा परेशानी हुई है लोगों को इससे लेकर? मतलब प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है ज्यादा ना, परेशानी ज्यादा दिख रही है जिस तरह से कंप्लेंट्स आ रही है। अब पूनम, क्योंकि इस प्रक्रिया को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, हाँ हाँ। ठीक है जी, और कई इसके स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। मुझे नहीं लग पता कि इसका आउटकम क्या होगा इवेंचुअली, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं इस नजरिए से इस चीज को देखता हूं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना इरादा जाहिर किया है कि हम पूरे देश के अंदर ये इंटेंसिव रिवीजन करना चाहते हैं, और क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों ने उठाए हैं, राजनीतिक दलों ने उठाए हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जहन में भी ये बात आ गई है, तो वाई शुड वी नॉट कलेक्टिवली यूज आवर एक्सपीरियंस ऑफ बिहार एज अ पायलट। और जो जो चीजें इसके में हमारे सामने आई है, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, द लास्ट वर्ड हैज नॉट बीन सेड आइदर बाय द इलेक्शन कमीशन और बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम हम इवॉल्व करते जो आने वाले इंटेंसिव रिवीजन को सिंप्लीफाई करे, और सिटीजन्स की और इलेक्टर्स की इनकन्वीनियंस को मिनिमाइज करे, and at the same time it helps in achieving the purification purpose with which we are all aligned. सर मेन तो वो सिटीजनशिप प्रूफ वाली बात हमेशा से इट्स अ पॉइंट ऑफ बीइंग डिस्कस। सो सर इलेक्शन, क्या इलेक्शन कमीशन मांग सकता है किसी के सिटीजनशिप प्रूफ को? नहीं, अब वो तो देखिए जाहिर हो गया कि जो 11 दस्तावेज आपने मांगे भी है, वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप तो उनमें कोई है नहीं। पासपोर्ट के लिए आप जरूर कह सकते हैं कि इफ यू आर नॉट अ सिटीजन यू विल नॉट गेट अ पासपोर्ट, बट दैट कुड हैव अप्लाइड इवन टू द एपिक, बिकॉज इफ यू आर नॉट अ सिटीजन यू कुडंट हैव गॉट एन एपिक। तो ये सारी जो विवाद की और जड़ जो है वो यही है कि 2024 जून के जो नोटिफिकेशन में आपने लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोबेटिव एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी, वो एक, साथ में आपने कहा प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। तो जब आपने ये कहा कि 2003 के पहले वाले लोगों के ऊपर प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, so that is how the question of citizenship was raised and doubted in the case of those who were registered after 2003, unless they conclusively established by providing the documents. लेकिन सवाल वही है कि वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स है वो तो कंक्लूसिवली आप प्रूव नहीं कर सकते। तो ये एक किस्म का स्लिपरी स्लोप है जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो आपने 99 करोड़ वोटर्स आज तक रजिस्टर किए हैं उनको भी आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो करके राइट। आर्टिकल 326 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए ही एनरोल किया है। राइट। और हाँ, और अगर उसमें कोई इनएलिजिबल व्यक्ति किसी भी वजह से आ गया है तो उसको आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के जरिए निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, और ना उसमें कोई सवाल उठा सकता। सर आखिरी सवाल ये वोट चोरी से रिलेटेड है जो मैं पूछना चाहूंगी, ये जीरो नंबर का क्या लॉजिक है? क्या ऐसा होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा जिनका नंबर नहीं होता घर का उसमें हम जीरो लगा देते हैं, तो ऐसा कुछ है सर प्रोसेस? थोड़ा इस चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें होगा ये कि जब आप 0-0 डालेंगे और अगर आपको फिजिकली वेरीफाई करना है कि वो इलेक्टर कहाँ पर रहता है तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे। इसलिए किसी वजह से कहीं पर किसी ने अपने सहूलियत की वजह से 0 डाल भी दिया, लेकिन उसके साथ कोई रिलेटेड रेफरेंस
पॉइंट विच विल एस्टैब्लिश हिज ऑर्डिनरी रेसिडेंस, वो तो आपको देना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे कि सर वो कहाँ है। ये जहां तक जीरो का सवाल है सर, ये मैंने खुद डेटा बहुत सारा चेक किया, बहुत सारे जीरोस थे। एक ही आपके पोलिंग बूथ में भी काफी तादाद में जीरो वाले हाउस नंबर मिले, तो जो मैं खुद हैरान थी देखकर, खाली देखिए महाराष्ट्र में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हो सकता है किसी ने अपने लोकल लेवल पर कोई इस तरह का सिस्टम बना दिया हो कि भाई चलो, क्यों बाई डिप्राइव देम ऑफ देयर वोटिंग राइट्स, हम्म इसको आप जीरो डाल दो। हम्म लेकिन ये नहीं समझ में आता कि किसी के पिता का नाम TDJABCD कैसे हो सकता That's है। absolutely not. So सर ये जो 5 क्लेम्स थे जो पीसी में उन्होंने किया, पांचों क्लेम्स, सर आपको क्या लगता है ये पांचों क्लेम्स स्टैंड करते हैं? क्लेम्स आई एम सेइंग कि वो वेरिफिकेशन इज अ लेटर प्रोसेस, बट क्या क्लेम्स वो स्टैंड करते हैं? नहीं, मतलब ये तो किसी ने एनालिसिस करके स्पेसिफिक डेटा, जो कि क्लेम ये किया गया है कि ये ईसी का डेटा है, आपके पब्लिक डोमेन में किसी ने जाहिर किया है। अब आप जरूर उसको जांच करिए कि भाई ये सही है गलत है। अगर गलत है तो आप बताइए लोगों को कि ये गलत है इसके अंदर। हम्म जब तक आप नहीं बताएंगे, लोगों का शक तो बना रहेगा, दूर नहीं होगा। जो सोचते हैं कि शरारत है वो सोचेंगे शरारत है, जो सोचते हैं कि गड़बड़ है वो सोचेंगे कि भाई गड़बड़ है। तो बात तो वो स्टेलमेट परसिस्ट करेगा। उस स्टेलमेट को दूर करना अति आवश्यक है। तो सर ये स्टेलमेंट। लेकिन लेकिन पूनम, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपने वर्ड यूज किया वोट चोरी, तो ये तो एक पॉलिटिकल ईडियम है, पॉलिटिकल फ्रेजियोलॉजी है। और कोई भी शख्स इस चीज को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा कि किस इलेक्टर ने किसको वोट दिया। हाँ, ये आप नहीं प्रूव कर सकते। पॉइंट। और जो आप पहले पूछ रहे थे कि कौन सा डेटा है जो कॉन्फिडेंशियल है, ये डेटा इलेक्शन कमीशन के का कॉन्फिडेंशियल डेटा है। वो नहीं जाहिर किया जाता कि किसने किसको वोट किया। तो इसलिए ये कहना कि अगर इलेक्टोरल रोल में इरेगुलरिटी है, इट ट्रांसलेट्स इनटू somebody gaining an undue advantage, I think this is difficult to establish. सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्योंकि हम सब एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं, जर्नलिस्ट हो चाहे सिटीजन्स हो चाहे कोई भी, ये जो स्टेलमेट है ये तो पता नहीं खत्म नहीं, तो क्या क्या सोल्यूशन होगा इसका? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, तो क्या होना चाहिए इस पर? मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट सोल्यूशन इसका। देखिए सोल्यूशन, मैंने कहा कि भाई एवरीवन हैज टू रिमेन अलर्ट, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज इवन नॉन आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस can create an opinion in the minds of people. So it is important in a democracy for people to have an opinion about what is happening, about what public institutions are doing. But having said that, I am still hopeful कि इलेक्शन कमीशन दूध का दूध पानी का पानी करने की क्षमता रखता है, और वो करेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। सर इसी पॉजिटिव नोट पे मैं यहाँ पर खत्म करूंगी, क्योंकि मैं भी ये सोचती हूँ सर, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन एक इंसान से नहीं होता, इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन कुछ अच्छा स्टेप में भी बाद में ले या जब भी ले, एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स हो चाहे जो भी रिजल्ट्स हो, पब्लिक डोमेन में भी डाले, क्योंकि जनता का जानना बहुत जरूरी है। एंड इट इज टाइम दैट कि इलेक्शन कमीशन ऐसे स्टेप्स ले जिससे वोटर्स का कॉन्फिडेंस इलेक्शन कमीशन पर आए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह, बट वोटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, और ये मैटर डेमोक्रेसी का है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी और एनी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई फील सर, थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए एंड फॉर गिविंग योर इनसाइट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू।